हेलो गाइस, वेलकम। मैं हरिकेश अशोक दुबे। चलिए आज हम सीखेंगे फिजिक्स का सेकेंड लेसन 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिकल मेथड्स। इसमें पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद क्या होता है वेक्टर एनालिसिस वो जानेंगे, वेक्टर ऑपरेशंस, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे किया जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस क्या होता है। Okay, now let's start. Now let's start with the introduction of the mathematical methods. चलिए शुरू करते हैं mathematical methods की मदद से। Mathematical method focus on the development of the uses of calculus, probability and statistical analysis. जो मैथमेटिकल मेथड है वो इस चीज पे ध्यान देता है कि कैसे डेवलपमेंट करें हम कैलकुलस को, प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, एंड व्हाट इज द स्टैटिकल एनालिसिस, उसका स्टैटिकल एनालिसिस क्या है, वो कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द क्वांटिटीज दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर एनालिसिस मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो डील करता है फिजिकल क्वांटिटीज के साथ जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। यानी वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज: डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल फील्ड, करंट, एक्सेट्रा are the various examples available of a vector analysis. Scalar. Scalar defined as a physical quantities which can be completely described by their magnitude are called scalar. Scalar quantity वो physical quantities होती हैं जिनको हम पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के जरिए डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं स्केलर क्वांटिटीज के: डिस्टेंस, लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, पावर, चार्ज, रेजिस्टेंस, मैकेनिकल एडवांटेज, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, एंगल, एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर. लेट्स लर्न अबाउट समथिंग वेक्टर. Vector can be defined as which need magnitude as well as direction for their complete descriptions are called vector. Vector वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की ही मदद लेनी पड़ेगी। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं वेक्टर: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेब लेंथ, टॉर्क, मोमेंटम, फोर्स, टेम्परेचर, ग्रेडियंट, डाइपोल मोमेंट, एक्सेट्रा। टाइप ऑफ वेक्टर्स। अब हम वेक्टर्स के टाइप देखेंगे: जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर। चलिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होता है जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी कहते हैं। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड विथ अ पार्शियल डायरेक्शन आर्बिट्री इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। यहां पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। यह है वेक्टर, दिस इज माय वेक्टर, ये हमारा वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर जो एक स्टार्टिंग पॉइंट से जा रहा है पॉइंट ए तक, और ये है हमारा जीरो वेक्टर। एक डॉट स्पेस में अगर है तो वो जीरो वेक्टर है। जब मैं उससे एक लाइन खींच देता हूं तो अब ये एक वेक्टर बन गया है, ये जीरो वेक्टर नहीं रह गया। तो जीरो वेक्टर, दिस इज द माय जीरो वेक्टर।
रिजल्टेंट वेक्टर, चलिए हम देखेंगे व्हाट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स कैन बी फाउंड बाय एडिंग द वेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट द फोर्स। जो रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर्स का, इसको मिलता है ऐड करने के बाद वेक्टर्स को, जिसे रिप्रेजेंट हम फोर्स से कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मेरे पास दो वेक्टर्स हैं F1 और F2। अब ये F1 और F2 को मैं यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके एक यहाँ पे डायगोनल की तरह ड्रॉ करूंगा, तो ये जो मेरा एरिया आया है, दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या कहता है? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू फोर्सेस कैन बी फाउंड बाय एडिंग वेक्टर्स रिप्रेजेंट द फोर्स। मुझे रिजल्टेंट वेक्टर दो अलग अलग वेक्टर्स या दो अलग अलग फोर्स वेक्टर्स को ऐड करने के बाद मिलता है, तो दैट इज माय रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर। The negative vector is a vector which point in the direction opposite to the reference point direction. नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर है जिसका पॉइंट जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है रेफरेंस वेक्टर के। यानी अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उन्हें मैं सिंपली कह सकता हूं कि दे आर द नेगेटिव वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स। यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, ए का मेरा डायरेक्शन इस तरफ है एंड माय बी इज ओरिएंटेड इन दिस डायरेक्शन। तो इनका डायरेक्शन अपोजिट है, इसके लिए बी इज इन नेगेटिव चार्ज। आप यहाँ पे देख सकते हैं बी के पास नेगेटिव डायरेक्शन है। नेगेटिव जो साइन है ये इंडिकेट कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ बी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए। नेगेटिव चार्ज इज रिप्रेजेंटिंग ओनली द डायरेक्शन। यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज sign on a vector, it indicate that it is in negative direction। अगर कोई नेगेटिव साइन किसी भी वेक्टर के ऊपर है तो विथ रिस्पेक्टिव अदर वेक्टर ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर आर डिफाइंड एज टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर उन वेक्टर्स को कहा जाता है जिनके पास सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं। जैसे इस ए और बी को ले लीजिए, इन ए और बी के पास सेम डायरेक्शन है और सेम मैग्नीट्यूड है, इसके लिए ये दोनों ही आपस में इक्वल वेक्टर हैं। नाउ पोजीशन वेक्टर। अ पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर दैट symbolize either the position or the location of any point with respect to any arbitrary reference point like the origin। पोजीशन वेक्टर को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये वो वेक्टर होता है जो सिंबल्स के फॉर्म में यानी सिंबलाइज होता है और ये किसी पोजीशन, किसी की लोकेशन या किसी रेफरेंस पॉइंट को डिनोट करने के काम में आता है। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे मेरा पोजीशन P है, यहाँ पे एक पार्टिकल है पोजीशन P पे, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं x और y जो कि फिक्स हैं। ये है वो लाइन जो ओरिजिन से इस पॉइंट तक जा रही है। इस लाइन को हम पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं या r वेक्टर से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यही है r जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये r वेक्टर, यही है पोजीशन वेक्टर। यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर विच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1। यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं जिसके पास एक का मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के उदाहरण हैं, फर्स्ट फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 2i plus 4j plus 5k। सॉल्यूशन। गिवन वेक्टर, मुझे जो गिवन वेक्टर दिया हुआ है वो v, गिवन वेक्टर इज v जो कि है 2i plus 4j plus 5k। एग्जाम्पल 2, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 3i plus 4j plus 5k। सॉल्यूशन गिवन v is equal to, my given vector is 3i plus 4j plus 5k। वेक्टर ऑपरेशन।
फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। वेक्टर ऑपरेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है वेक्टर को स्केलर से। When a vector is multiplied by a scalar quantity, then the magnitude of vector is changed in according with the magnitude of a scalar, but the direction of the vector remain unchanged. जब भी मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करता हूं स्केलर क्वांटिटी के साथ, तो जो मैग्नीट्यूड है यानी जो स्ट्रेंथ है वेक्टर का वो तो चेंज हो जाएगा, हाँ, स्केलर के अकॉर्डिंग। कैसे? वेक्टर और मल्टीप्लाई हो गया स्केलर के साथ, तो जो मेरे पास वेक्टर और स्केलर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वेक्टर के ऊपर वो चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है जब भी मैं वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एक नई क्वांटिटी मिलेगी जिसमें वेक्टर और स्केलर दोनों होंगे, लेकिन जो मेरा डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज रिमेन अनचेंज। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। कैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे वेक्टर में? टू ऐड और सब्सट्रैक्ट टू वेक्टर्स, ऐड और सब्सट्रैक्ट द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। अगर मुझे जोड़ना या घटाना है दो वेक्टर्स को तो मुझे जोड़ना घटाना पड़ेगा उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम देखेंगे क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Triangle of vector addition state that when two vectors are represented as two sides of triangle with the order of magnitude and direction, triangle law of vector addition कहता है अगर दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल के दो साइड्स को, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को, then the third side of triangle represent the magnitude and direction of resultant vector। तो जो तीसरा साइड है ट्रायंगल का उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर को। रिजल्टेंट वेक्टर यानी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स को वो रिप्रेजेंट करेगा। एग्जांपल से इसे समझेंगे। यह है मेरे पास दो वेक्टर, वेक्टर Q, वेक्टर P। अगर मैं मान लेता हूं मेरा P वेक्टर और Q वेक्टर ये ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, हाँ, इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दी हुई है, ओके। तो जो तीसरा साइड होगा वो रिजल्टेंट होगा P और Q का, ओके। तो यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट दैट, ये कहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है इफ टू वेक्टर्स आर considered to be the adjacent side of a parallelogram, अगर दो वेक्टर को मैंने कंसीडर कर लिया है एडजेसेंट, जुड़े हुए साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के वो दो जुड़े हुए साइड्स हैं, then the resultant of two vector give the vector diagonal passing through the point contact of two vectors। तो वहां का जो डायगोनल होगा, जो पास करता रहेगा, पास होके जाता रहेगा इन दो पॉइंट से, वो उनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर P एंड वेक्टर Q। वेक्टर Q, यहां से जो डायगोनल लाइन जा रही है, दिस इज माय डायगोनल लाइन, ये जो मेरी डायगोनल लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है मेरे रिजल्टेंट वेक्टर को। दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। नाउ सो R इज माय रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ P एंड Q। P और Q का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो है R। यही है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। Resolution of vector is the splitting of single vector into a two or more vectors in a different direction which together proceeds a similar effect as it is produced by a single vector itself। Resolution of vector, ये splitting of single vector का जब मल्टीपल वेक्टर्स में होता है, यानी जब मेरा एक वेक्टर, मान लीजिए मेरे पास कोई एक वेक्टर है, वो स्प्लिट होके
वेक्टर 1, वेक्टर 2 ऐसे n वेक्टर तक जाता है। ओके, ये सबका डायरेक्शन अलग अलग है, दे ऑल हैविंग अ डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन ये साथ में मिलके एक सिंगल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलर इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एक सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस करता है, ये सिंगल वेक्टर जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वैसे सिमिलर इफेक्ट्स ये सारे वेक्टर्स मिलके प्रोड्यूस करेंगे। इसी को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। Multiplication of vector. In mathematics, vector multiplication may refers to one of a several operation between two or more vectors. Multiplication of vector वो ऑपरेशन है जो बहुत सारे वेक्टर्स के बीच में देखने के लिए मिलता है, एक से ज्यादा वेक्टर्स के भी बीच में देखने के लिए मिलता है। सर्वर ऑपरेशंस में भी ये काम आता है। It may concern any of the following articles: dot product, also known as scalar product, or binary operation that take two vectors and returns to a scalar quantity. ये इन बातों से भी कंसर्न करता है, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट, इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अगर मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन दो वेक्टर्स के बीच में हो रहा है तो भी वहां पे ये काम आता है, और ये रिटर्न कर देता है स्केलर क्वांटिटीज को। स्केलर प्रोडक्ट और अ डॉट प्रोडक्ट। गाइस, अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, इसको डिटेल में देखेंगे। स्केलर प्रोडक्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ऑन अ वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन होता है वेक्टर के अंदर। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है टू वेक्टर का, वो सम होता है प्रोडक्ट्स का जो करस्पॉन्ड करता है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को। इन अदर वर्ड्स, आसान शब्दों में, द स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दो वेक्टर्स के। दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट से जो मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ आएगा उसके बराबर होगा स्केलर प्रोडक्ट। एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और जो कोसाइन एंगल उन दो वेक्टर्स के बीच में बनता है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये एग्जांपल देख लीजिए, यहां पे हमने लिया है, हियर इज माय ओरिजिन ओ, ओरिजिन ओ से मैं बी तक जाता हूं, ए यहीं तक है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, मुझे एंगल थीटा मिल गया है। दिस इज माय मॉडुलस ऑफ ए कॉस थीटा। दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट, यही है मेरा स्केलर प्रोडक्ट। द स्केलर प्रोडक्ट पी एंड क्यू इज रिटर्न एज, स्केलर प्रोडक्ट पी क्यू को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। पी क्यू बरोबर है पी क्यू कॉस थीटा के। ओके, नाउ वेयर एंगल इज थीटा इज एंगल बिटवीन द पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फर्स्ट, the scalar product of two vector is equivalent to the product of magnitude of one vector with the magnitude of the components of other vectors in the direction of the first। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का, वो इक्विवेलेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर के। वो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाइड से जो आंसर आता है उसके मैग्नीट्यूड यानी स्ट्रेंथ के बराबर होता है एक वेक्टर के, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट के इक्वल होता है, टू द अदर वेक्टर डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट, जो दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में पहले आता है। नाउ द स्केलर प्रोडक्ट ऑबे द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ अ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। जो स्केलर प्रोडक्ट है वो ऑबे करता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को। कम्यूटेटिव लॉ को ये ऑबे करता है। कम्यूटेटिव लॉ है P इंटू क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल पी क्यू इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू क्यू पी। यानी इन शॉर्ट पी क्यू, पी इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू पी।
स्केलर प्रोडक्ट obey the distributive law multiplication. स्केलर प्रोडक्ट obey करता है, फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को भी ये फॉलो करता है, जैसे कि P इंटू अंडर ब्रैकेट Q प्लस R वेक्टर, जो कि बराबर होता है P इंटू क्यू के प्लस P इंटू आर के, है ना. तो इसे ही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन. वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट जिसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं. वेक्टर प्रोडक्ट ऑल्सो मीन्स दैट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर भी कहा जाता है, जाना जाता है. अगर आपके पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी, देन द वेक्टर प्रोडक्ट ए एंड बी इज सी. तो जो वेक्टर, अगर आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट है ए इंटू बी, तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो सी के बराबर होगा. सो दैट ए इंटू बी एक्चुअली मीन्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. अगर मैं ए इंटू बी लेता हूं तो इसका मतलब क्या है कि यह साइन थीटा इज इक्वल टू सी हो जाएगा. तो ए इंटू बी साइन थीटा इज सी, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. जो थीटा है वो एंगल है ए और बी के बीच में. द डायरेक्शन ऑफ सी इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी. जो डायरेक्शन है सी का वो परपेंडिकुलर होता है ए और बी को. ए और बी के परपेंडिकुलर होता है ये डायरेक्शन. आप यहां पे देख सकते हैं, दिस इज माई ए एंड बी. ओके, दिस इज बी, दिस इज ए, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन दिस. इन दोनों के बीच का एंगल, दिस इज माई थीटा. थीटा इज द एंगल, नथिंग बट एंगल बिटवीन ए एंड बी. ओके, दिस इज द एंड, दिस इज माई डायरेक्शन. ये डायरेक्शन है. ओके, हियर ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, बी इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू बी. क्लियर? जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, नाउ यहां पे देखिए C इज इक्वल टू ए इंटू बी. सी इज नथिंग बट ए इंटू बी. सी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के. वेक्टर प्रोडक्ट, टू वेक्टर ऑलवेज हैपन टू बी अ वेक्टर. अगर मैंने वेक्टर प्रोडक्ट ले लिया दो वेक्टर्स का, तो वो हमेशा वेक्टर ही होगा. द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हैपन टू अ नॉन कम्यूटेटिव. जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का वो नॉन कम्यूटेटिव होता है. वेक्टर प्रोडक्ट इज एन अकॉर्डेंस विद द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग रहता है. a into b is equal to 0, a naught is equal to 0, b naught is equal to 0. The two vectors shall be parallel to each other. अगर a into b है और a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, तो ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे. एग्जांपल ले लीजिए. हियर a into b, a b, this are a modulus of b, angle is a theta between them. Now, introduction to calculus. Calculus का introduction देख लेंगे. It is a branch of mathematics which is developed by Newton and Leibniz that deals with the study of a rate of change. यह वो ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसको न्यूटन और लेबनीज ने डेवलप किया था, इसके ऊपर स्टडी की थी. ये रेट ऑफ चेंज से डील करता है. Moreover, we use it is in mathematical model to get ऑप्शनल सॉल्यूशन. हम इसको मैथमेटिकल मॉडल्स में एज एन ऑप्शनल सॉल्यूशन रखते हैं. इन एडिशन इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द चेंज बिटवीन द वैल्यूज दैट रिलेट बाय फंक्शन. एक्चुअल में ये हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे दो वैल्यूज आपस में फंक्शन देती हैं. डिफरेंट कैलकुलस. डिफरेंट कैलकुलस क्या होता है देखते हैं.
In calculus, the differential represent the principal part of change. डिफरेंशियल फॉर्म जो है प्रिंसिपल का, वो एक प्रिंसिपल पार्ट में जो चेंज हो रहा है उसे दर्शाता है. इन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द इंडिपेंडेंस वेरिएबल. फंक्शन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैसे चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वो ये दिखाता है. यानी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन किस रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वजह से, वो देखते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए द ग्राफ ऑफ टेंजेंटियल इज एफ ए. यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपका टेंजेंटियल लाइन है, ये डिफरेंस है. यहाँ आपका एफ ऑफ ए है, इसे दिस इज माई ओरिजिन एंड दिस कर्व लाइन इज इंडिकेटिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स. द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट इज एफ ऑफ ए. जो ग्रेडियंट है, जो इसका फंक्शन है, वो एफ ऑफ ए है. इंटीग्रल कैलकुलस. इंटीग्रल कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ कैलकुलस वेयर वी स्टडी द इंटीग्रल एंड देयर प्रॉपर्टीज. इंटीग्रल कैलकुलस वो ब्रांच है कैलकुलस का जो स्टडी करता है इंटीग्रल और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में. इंटीग्रेशन इज एन इसेंशियल कंसेप्ट विच इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन. जो इंटीग्रेशन है ये एक इसेंशियल कंसेप्ट है जो इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का. बोथ द इंटीग्रेंट एंड डिफरेंशियल कैलकुलस इज रिलेटेड टू ईच अदर. इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस आपस में जुड़े हुए होते हैं. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस ही फंडामेंटल थ्योरम है कैलकुलस के. एरिया अंडर द कर्व लाइन, जो ऐसे दिस इज द एरिया अंडर द कर्व्ड लाइन. दिस इज माय कर्व्ड लाइन एंड दिस इज द एरिया अंडर द कर्व लाइन. दिस इज माय फंक्शन एफ ऑफ एक्स. दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी which is lie on a x axis. This is my x axis, this is my y axis. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. जय हिंद.